हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है हाइड एंड सीक। और इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बदले की वजह से दो लड़कियों की ज़िंदगी किस तरह आपस में उलझ जाती है, ये इसी पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है। उसे एक औरत अंदर लेके जा रही होती है। वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देती है और फिर वो एक कमरे में लेके जाती है उसको। एक छोटी लड़की पहले ही पलंग पे सोई हुई होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की सो रही है उसका नाम होता है मिनसुआ। और वहाँ पर एक औरत होती है जिनका नाम होता है मैडम ना। ये उस बच्ची की दादी होती हैं और वहाँ पर एक ओझा भी होती है। तो हमें यूँ बताया जाता है कि वो ओझा ने उन मिस ना को आइडिया दिया होता है कि अगर वो अपनी बच्ची की सेहत और उसके खुशहाली चाहती हैं तो उसकी एक सब्स्टिट्यूट यानी कि एक बायशी बना दी जाए। इसलिए उस छोटी लड़की को लाया जाता है यहाँ पर। उस लड़की का नाम मिनचाइरीन रखा जाता है और उसे एक लाल धागे के साथ मिनसुआ के हाथ से दोनों को मिलाकर बांध दिया जाता है और इन दोनों जादू टोना किया जाता है। और उसके बाद वो ओझा बोलती है कि आज के बाद मिनसुआ की बाइशी बन चुकी है मिनचाइरीन। इस पे आने वाली जो भी बलाएं होंगी वो सारी मिनचाइरीन के ऊपर आ जाएगी। सीन यहीं पे कट हो जाता है और सीधा सीन हमें 20 साल आगे का दिखाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कॉस्मेटिक्स बेच रहे होते हैं। तो ये है हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम है मिनचाइरीन। ये अब बड़ी हो चुकी है और इसने पूरा की मिस ना की जो कंपनी थी उसको अच्छी तरह से संभाल लिया है और ये बहुत ही कामयाबी के साथ उसे आगे बढ़ा रही होती है। ये बहुत ही खुश मिजाज लगती है और इसे अवार्ड मिला। इतनी कामयाबी के वजह से इन लोगों को आज अवार्ड मिला होता है। इंटरव्यू हो रहा होता है, वहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी कामयाबी के पीछे कौन कौन है। तो वो बताती है अपनी अपनी फैमिली को वो थैंक यू कहती है और अपनी दादी के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। ये सारी चीज़ें मिस मैडम ना देख रही होती है और बोलती है कि ये लड़की कितनी बदतमीज़ है, इसकी वजह से मेरी पोती पर बला आई, जबकि इसको उसकी जगह गायब हो जाना चाहिए था। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनसुआ बचपन में ही किडनैप हो चुकी होती है और उसका कोई भी पता नहीं चल रहा होता है। जो किडनैपर उसे किडनैप करके ले गया होता है वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन वो नहीं बताता कि वो लड़की कहाँ पर है। इस वजह से उसकी माँ को भी सदमा लगा हुआ होता है और वो पागलों जैसी करने लगती। तभी वहाँ पर मिस कीम आती है और वो बोलती है कि मैडम, लग रहा है कि उनको फिर से दौरा पड़ गया है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की, लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं रही होती है और चिल्लाने लग जाती है। मिस मैडम ना बोलती है कि जाओ उसको बुलाओ, उसको फ़ोन करो जल्दी से। अब वहाँ पर मिनचाइरीन जो होती है अपने लोगों के साथ में जश्न मना रही होती है। तभी उसे फ़ोन आता है कि फ़ौरन घर पर आओ। वो फटाफट भागी हुई आती है और वो बिल्कुल सुआ की तरह गेटअप लेकर अपनी माँ के सामने आ जाती है। उसकी माँ उसे देखकर बस सुआ सुआ बोल रही होती है और वो उन्हें वही पोएम सुनाती है जो वो बचपन में सुनाया करती थी। इसके बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है और सो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि माफ़ कर दीजिए, थोड़ी देर हो गई। तो वो उसे एक चांटा लगा देती हैं और बोलती हैं कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो, तुम्हें पता है ना जब तुम्हें इसी चीज़ के लिए रखा गया है तो तुम अब वहाँ जश्न कैसे मना सकती हो, तुम्हें टाइम पर आ जाना चाहिए था। वो उसे बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम क्या अपने बदन में जादू टोना लिए फिरती हो, जो हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो और दूसरों के लिए ख़राब। तो वो अपने कपड़े उतार देती है और बोलती है कि देख लीजिए, अगर कोई भी जादू टोने का सामान है तो देख लीजिए देख लीजिए, ऐसे करके बहुत बोलती है बेचारी। इसके बाद में मिस की माकर उसको एक चादर उठा देती। वो इसी दुखी मन के साथ में बैठ जाती है और यही सोचती है अपने पास्ट के बारे में कि जब उसे गोद लिया गया था तब वो कितनी खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी ज़िंदगी इस तरह होगी। सीन अब हमें हमारी सेकंड मेन लीड हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम होता है यूनजो जो है ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा करती है और वो एक सेल्स गर्ल होती है। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो लोग सब मुंजे सन की बुराई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ नहीं आने वाला, उसे तो अपने काम की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लीड हीरो है यूनहुक जो होता है मुंजे सिन का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। वो उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो वो उसे उठाने के लिए आता है और बोलता है कि अगर आप नहीं उठे तो आपकी जगह कोई और चेयरमैन बन जाएगा। ये सुन के वो बहुत चौंक जाता है।
फ़ौरन से वो पहुंच जाता है वहाँ पर। वो उसके पहुंचते ही सारे लोग चुप हो जाते हैं। वो अपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ाई मार रहा होता है। तभी उसके पापा यानी कि चेयरमैन मून वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देखकर सब लोग उनके सामने झुक जाते हैं और जाकर कमरे में मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग शुरू होने पर चेयरमैन मून बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने बचपन से लेकर अब तक, और उन्होंने खाने के लिए भी पॉपकॉर्न खाकर ही अपनी ज़िंदगी काट लेता था जब मैं जवान था और मैंने शुरुआत की थी। तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको इतनी भूख लगी तो मुझे बोल देते, मैं एक रेस्टोरेंट बुक कर देता। तो बोलता है, बेवकूफ़ कहीं कि मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ और तुम खाना खाने की बात कर रहे हो। तो वो सारे लोगों से कहता है कि अच्छा खासा कोई आइडिया लेकर आओ ताकि हम लोग और पैसा कमा सके। मीटिंग ख़त्म हो जाती है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो दो लड़कियां मेकअप के बारे में बात कर रही होती है। चेयरमैन मुन को इस काम में पैसे नज़र आ जाते हैं और वो उस चीज़ के बारे में और जानकारी लेने के लिए मैगज़ीन वगैरह लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूंजो जो होती है वो जा रही होती है रास्ते से और एक औरत आती है और बोलती है कि तुमने जो क्रीम मुझे बेची थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट दो, मुझे बदल कर दो। तो वो बोलती है कि ये क्रीम ले लो वापस, ये अच्छी नहीं है। तो वो जब खोलकर देखती है तो उसमें क्रीम कम होती है, बिल्कुल ज़रा सी नाम की। तो वो बोलती है जब आपने इसे पूरा इस्तेमाल कर लिया है तो मैं इसका कोई रिफंड नहीं देने वाली। तो वो औरत उसके गले पड़ जाती है और उसे मारने लग जाती है। तभी युंजो की माँ वहाँ पर आ जाती है और उस औरत को अच्छा सबक सिखाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को लेकर चली जाती है। अब यहाँ पे इसकी माँ जो होती है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसका कभी बुरा नहीं देख पाती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी सबसे अच्छी है और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके हाथ ही तोड़ दूंगी। अगले सीन में हमें मून जे सेन दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होता है गाड़ी में, और बाहर खड़ा होता है हमारा यूनहुक। यूनहुक ने यहाँ पर एक डिवाइस लगाया होता है जिसकी वजह से वो जो भी बात करेगा उसकी आवाज़ आती है उसको। वो बाहर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है उसकी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनकर। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुमने जो पैसे मेरे पास रखवाए हैं तो तुम उसका क्या करने वाले हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें इस बात का कोई जिक्र नहीं करना है, वो पैसे मैंने किस तरह लिए हैं तुम जानती हो। तो अगर इस बात का मेरे पापा को पता चल गया तो वो हमसे ये सारा पैसा वापस छीन लेंगे, इसलिए तुम अभी बिल्कुल भी इसका जिक्र मत करना। यूनुक जो होता है ये सारी बातें सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। तभी उसको फ़ोन आता है यूनजो का। यूनजो जो होती है वो इसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो बोलती है कि रात में खाने पर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। तभी सामने एक फ़ोटोग्राफ़र नज़र आ जाता है यूनुक को, जो कि फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहा होता है। वो उसको पकड़ लेता है और सारी फ़ोटोएँ ले लेता है और ले जाकर चेयरमैन मून को दिखा देता है। चेयरमैन मून बोलते हैं कि मेरा बेटा पागल हो गया है क्या इस तरह। चेयरमैन मून बोलते हैं कि तुम इसी तरह उस पर नज़र बनाए रखना। अब यूनहुक जो होता है वो फ़ोटोग्राफ तो उन्हें देता है लेकिन जो भी बात उन्होंने की होती है वो नहीं बताता है। अब ये बात तो यूनहुक ही जान सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में सबको खाना खाते हुए दिखाया जाता है और ये लोग काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे होते थे। युनजो की माँ बोलती है उन दोनों को कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर यूनहुक का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वो मना करना चाहता था लेकिन उन सब के जोर देने पर वो हाँ बोल देता है। अब कमरे में दोनों को साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि क्या हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी बच्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई ख़ास अच्छी नौकरी भी नहीं है। मैं अपने बच्चे को क्या दूंगा, और जब मैं उसे कुछ नहीं दे सकता तो मैं उसे पैदा ही क्यों करूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक तो जाती है लेकिन फिर उसे बोलती है चलो ठीक है कोई नहीं। अगले सीन में हमें सुहा के पापा को दिखाया जाता है जो कि तूहुन से बात कर रहे होते हैं। वो वहाँ का लॉयर होता है। वो वहाँ अपनी कंपनी के बारे में सब डिस्कस करते हैं। जब वो जाने लगता है तो वो उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम फिक्र क्यों करते हो, आज भी तुम सुहा को बहुत याद करते हो ना। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर वो होती तो आज तुम मेरे दामाद होते। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि ये दोनों साथ में खेल रहे थे लुका छुपी का गेम और इसी में सुहा का किडनैप हो गया था। तब से इसको लगता है कि इसने ध्यान नहीं रखा, अगर ये ध्यान रख लेता तो शायद सुहा का किडनैप होता ही नहीं। दोहुन जो होता है वो हमेशा जुपिल्डो से मिलने के लिए जाता है ताकि पता लगा सके कि सुहा आखिर है कहाँ पर, लेकिन वो कभी भी उससे मिलता नहीं है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हमें हेरिन दिखाई जाती है जो कि एक छोटी बच्ची को सुहा समझ के उठाकर भाग रही होती। युंजो की माँ जो होती है वो उसे पकड़ लेती है और बच्ची को उसकी माँ को दे देती है, और वो हेरिन जो होती है वो उसे बहुत गिड़गिड़ा कर बोलती है कि ये मेरी बच्ची है, इसे छोड़ दो।
सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाइरीन अपने पापा के साथ में बात कर रही होती कंपनी के बारे में। तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि हमें कोई भी कंपनी रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई कर रही है। मिस्टर चोई ने भी फ़ोन नहीं उठाया है। वो जाकर जब देखती है तो हालात बहुत ही ख़राब होते हैं, उनके पास बहुत ही कम मटेरियल बचा हुआ होता है। तो वो बोलती है कि मैं जाऊंगी और पता लगा के आऊंगी कि आखिर ये क्या माजरा है। अगले सीन में हमें चेयरमैन मुन को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि जितना मटेरियल चाहिए उतना रखो, बाकी सारा मटेरियल फेंक दो। तो मुंजे सेन बोलता है जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इतना मटेरियल क्यों खरीद रहे हैं। तो वो बोलता है कि अगर हमें कंपनी को बढ़ाना है तो दूसरी कंपनियों को तो घाटे में देना ही पड़ेगा ना, बस इसलिए ये कर रहा हूँ। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाइरीन के पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो अपना पैसा मांगने लग जाते हैं वापस। तो चाइरीन से अब रहा नहीं जाता, वो सीधा पहुंच जाती है मिस्टर चोई को ढूंढने के लिए और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। वो वहीं क्लब में जाती है और वहाँ जाकर चाइरीन मिस्टर चोई से बोलती है कि आप ने ऐसा क्यों किया बताइए। तो वो नहीं बता रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फ़ोन आ जाता है जो होता है चेयरमैन के नाम से। वो उस फ़ोन को उठा लेती है और बोलती है कि आप ही वो इंसान है ना जिसने हमारा रॉ मटेरियल लिया है। तो वो बोलता है कि तो तुम्हें क्या करना है। तो वो बोलती है कि आप बिल्कुल डाकू हो। डाकू, जो डाकू लोग होते हैं वही तो दूसरों की चीज़ों पे कब्जा करते हैं ना। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर चाइरीन जो होती है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के उनसे बातें करती है और फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद में जो चेयरमैन होते हैं वो मुंजा-सेन से बोलते हैं कि मुझे तो एक आइडिया आ गया है, अब मैं एक तीर से 2 शिकार करूँगा, तुम देख लेना। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें आगे दिखाते हैं कि मिस ना को भी सब पता चल जाता है और वो चेयरमैन मुन से मिलने के लिए जाती है। चेयरमैन मुन उनके सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हारी पोती की शादी मेरे बेटे के साथ कर दोगी तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, और वो मान जाती हैं। अब रास्ते के अंदर वो चाइरीन को फ़ोन करके बोलती हैं कि तुम एक होटल में पहुंच जाओ। वो वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर सामने मुन जेसान बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि मुझे तुम पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसे कोई भी बात नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और वो जाने लगती है। बाहर से यूनहुक अंदर आ जाता है और चाइरीन को जाने नहीं देता है। तब मुंजेसन दीवार पर प्लेट फेंककर जोर से मारता है तो चाइरीन के चेहरे पर चोट लग जाती है। अब वो इशारा करता है तो यूनहुक उसे एक हार पहना देता है और उसके गाल पे लगे हुए चोट पर रुमाल से साफ करना चाहता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और वो उसे बहुत घूर के देख रही होती है। मुंजेसान बोलता है कि यहाँ कर बैठ जाओ, तुम्हारी दादी ने ये रिश्ता पक्का कर दिया है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जो होती है चाइरीन को अपने पास बुलाती है और उसे शादी करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। तो वो बोलती है कि तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए अब जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होने वाली हो। कुछ लोगों को बुलाया जाता है और वो चाइरीन को घसीटते हुए बाहर ले जा रहे होते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि दादी ऐसा मत करो। और हमारा एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।